हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान स्लीप क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन चल रहा है। सब्जेक्ट वाइज डेट शीट आपकी आ चुकी है और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए लास्ट मिनट मैराथन। आज है 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर है आज। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ना, ये PYQ स्पेशल होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके जो डिमांड थे कि सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से सॉल्व कराएंगे, क्यों नहीं करा रहे हैं, तो लीजिए लेके आ गया हूँ आपके लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इनको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। डेली जुड़िए इन सेशन से। लास्ट मिनट मैराथन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और शायद इस एक्सप्लेनेशन के साथ, इस लेवल के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कहीं और ये नहीं मिलेगा, इस टाइप के सेशंस नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन को। PYQ स्पेशल सीरीज है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, गुणात्मक शोध में। तो इसमें ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है डिडक्टिविज्म, दूसरा ऑप्शन है पॉजिटिविज्म, तीसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविज्म और चौथा ऑप्शन है इंटरप्रेटिविज्म। और ऑप्शंस आपके सामने यूं हैं: A एंड B ओनली, C एंड D ओनली, B एंड C ओनली या फिर D ओनली। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एज यूजुअल जैसा आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है आपको। सिर्फ ये ऑप्शन नंबर मेंशन कर दीजिए 1, 2, 3 या 4, कोई भी जो आपको लगता है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा वो नीचे आप मेंशन कर दीजिए। डिडक्टिविज्म, पॉजिटिविज्म, ऑब्जेक्टिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म। बताइए कौन सा इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी सही हो सकता है। गुणात्मक शोध के ज्ञान मीमांसी अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व कौन करता है, बताइए। देखिए, अगर हम इसके सही उत्तर के बारे में बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करता है ह्यूमन बिहेवियर को समझने के ऊपर। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम मानव व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं गुणात्मक शोध के माध्यम से। और इसमें हम पार्टिसिपेंट के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, है ना, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नज़रिए को देखते हैं। ये अडॉप्ट करता है इंटरप्रेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हम कहते हैं, है ना, इंटरप्रेटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, जो कि जोर डालता है सब्जेक्टिविटी पे, एक एक व्यक्ति के लिए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। एक चीज़ की मल्टीपल रियलिटी हो सकती है। हो सकता है कि आपका देखने का नज़रिया अलग हो और दूसरे का देखने का नज़रिया सेम, कोई भी एक घटना है उसका अलग हो। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज जिसे हम कहते हैं, यानी संदर्भ के बिल्कुल विशिष्ट, संदर्भ विशिष्ट ज्ञान, है ना, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो नॉलेज जो है इसमें डायनेमिक होता है ना, एक ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें कह दी गई वही फाइनल होगी। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्रेटिविज्म, यानी इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं हम चीज़ों को, इसके ऊपर ये एपिस्टेमोलॉजिकल ओरिएंटेशन है क्वालिटेटिव रिसर्च का। डिडक्टिविज्म और पॉजिटिविज्म जो एसोसिएट होते हैं, ये होते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से, मात्रात्मक शोध से, याद रखिएगा, क्योंकि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, जो कि हमें एब्सेंट मिलता है कहाँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में, है ना। ऑब्जेक्टिविज्म आपको मालूम है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिविज्म मतलब क्या हो गया कि जनरलाइज करना, सामान्य करना है, सबके लिए जो है लगभग बता देना। तो ये सिंगल रियलिटी की बात करता है, इसमें परसेप्शंस की बात नहीं होती है। जबकि हम इंटरप्रेटिविज्म के माध्यम से जो क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें मल्टीपल रियलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए सिर्फ और सिर्फ ये D ऑप्शन सही होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन में हमें मिल रहा है D ओनली, और यही इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करने के लिए हमारे इन सेशन से जरूर जुड़ा करिए। बहुत ही बेहतरीन सेशंस होने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब 3 तारीख को अगर आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है तो 3 को आपका डेट है। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी डेट शीट आ गए हैं और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से डेट शीट आप जाके अपना देख सकते हैं कि किस दिन किस शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। बताना है, देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है ना, यानी कि इनके सही कालानुक्रमिक क्रम को पहचानना है। तो सबसे पहला दिया हुआ है लॉन्च ऑफ ट्विटर, यानी ट्विटर नाम की जो कंपनी है वो लॉन्च हुई। फिर लॉन्च ऑफ फेसबुक नाम की जो कंपनी वो लॉन्च हुई। अपीयरेंस ऑफ सोशल नेटवर्क साइट, यानी जो सोशल नेटवर्क साइट है वो पहली बार दिखे। लॉन्च ऑफ स्पुतनिक, स्पुतनिक जो रसिया का जो है एक स्पेस प्रोग्राम है वो। और फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट। तो बताइए इनमें से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको सजाना है कि कौन सा पहले आया और कौन से बाद में आया। ट्विटर का लॉन्च, फेसबुक का लॉन्च, सोशल नेटवर्क साइट का प्रकट होना, स्पुतनिक का लॉन्च या फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का प्रसारण। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, सही क्रम क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 लिख के बता देना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली हमारे इस एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ और आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, है ना। लाइक काइंडली किया करिए। देखिए, अगर हम सही क्रम के बारे में बात करें
तो सबसे पहले 1938 में 1938 में वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट हुआ था, है ना। वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था, यानी कि ये जो प्रसारण है 1938, है ना। अच्छा, अब इसके बारे में भी समझेंगे क्योंकि ये बताना जरूरी है वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट क्या होता है। व्हाट इज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट? ओके, देखिए, अगर हम वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करें जो कि 1938 में हुआ था ना, तो ये एक लेजेंडरी रेडियो ड्रामा था जिसको कि एयर किया गया था 30 अक्टूबर 1938 को, है ना, 30 अक्टूबर। और ये कहाँ हुआ था, ये किसने किया था? ऑर्सन वेल्स और मरकरी थिएटर ने मिलकर किया था। और ये क्या था ना, एक नॉवेल था वॉर ऑफ द वर्ल्ड, H.G. वेल्स द्वारा लिखा गया। उन्हीं के साइंस फिक्शन स्टोरी को जो है इन्होंने रेडियो पर प्रसारण किया था, है ना, कि कैसे मार्स से कुछ लोग आके और अर्थ पे इन्वेड किए उन्होंने। तो ये ब्रॉडकास्ट जो है ना, ये काफ़ी एक बड़ा हम कह सकते हैं कि इवेंट माना जाता है। और ये जो है हैलोवीन स्पेशल था, एयर किया गया था CBS रेडियो पे। ओके, तो इसकी लेगेसी है, ये इसको जाना जाता है, ये जो है हम कह सकते हैं कि इसको जो है याद किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन है। देन स्पुतनिक को लॉन्च किया गया 1957 में, है ना। स्पुतनिक 1957 में लॉन्च किया गया, ज़्यादा हम समय नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। स्पुतनिक 1957 में लॉन्च हुआ, तो यानी कि सबसे पहले आ गया आपका ई के बाद आ गया आपका डी। अब इसके बाद से सोशल नेटवर्क साइट पहली बार अर्ली 1990s में इन्हें देखने को हमें मिला, है ना, अर्ली 1990s में, यानी ई के बाद बी, डी के बाद फिर सी, है ना। सी के बाद हमारे पास आ रहा है फेसबुक का लॉन्च जो कि 2004 में हुआ था, फेसबुक लॉन्च, तो ये हो गया आपका बी। और इसके बाद ट्विटर लॉन्च हुआ था 2006 में, तो ये हो गया ए। तो EDCBA यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। When the content that we have previously learned interferes with the recall of something newly learned, the interference is। जब पहले सीखी गई सामग्री नई सीखी गई जानकारी को याद करने में बाधा डालती है, तो यह हस्तक्षेप क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन, दूसरा ऑप्शन है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, तीसरा ऑप्शन है अटेंशन इनहिबिशन, या फिर चौथा ऑप्शन है रिस्पॉन्स इनहिबिशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। पुनः सक्रिय रोकथाम, प्रगतिशील रोकथाम, ध्यान रोकथाम, या फिर प्रतिक्रिया रोकथाम, क्या होगा इसका सही उत्तर? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें कि जो हमने पहले से कुछ भी याद किया है वो अगर इंटरफेयर करे, अगर हम कुछ नया याद कर रहे हैं तो उसमें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन, है ना। प्रोएक्टिव इनहिबिशन, प्रगतिशील रोकथाम। प्रोएक्टिव इनहिबिशन जो है ना, ये तब होता है जब हमारे कुछ भी पहले से हमने याद किया हो वो इन्फॉर्मेशन हमें डिसरप्ट करता है, हमें रोकता है नए एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को याद करने से। इसलिए कहा जाता है ना कि जो ग्लास है उसको खाली करिए। जो आपका माइंड है ये ग्लास की तरह देखिए, इसमें भर गया है, इसको अगर खाली नहीं करेंगे तो इसमें कुछ भरेंगे कैसे, है ना। अगर आप कोई पुराना फ़ोन नंबर आपने याद किया है और अभी जो है आपको नया वाला याद करने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि आपको पुराना वाला याद है, तो ये प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, है ना। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन जो होता है ना, ये रिवर्स होता है, यानी कि नए जो लर्निंग है ये हमारा अगर पुराने इन्फॉर्मेशन से अगर ये इंटरफेयर करने लगे तो इसको रिट्रोएक्टिव कहेंगे, है ना। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोएक्टिव इनहिबिशन। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द टर्म ग्लोबल विलेज इन मास कम्युनिकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई। देखिए, जनसंचार में जो ग्लोबल विलेज शब्द है ये किसने प्रस्तुत किया था? ग्लोबल विलेज बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ये टर्म किसने दिया था? पहला ऑप्शन है विल्बर स्क्रैम, दूसरा ऑप्शन है मार्शल मैकलुहन, तीसरा ऑप्शन है डेनिस मैकवेल, और चौथा ऑप्शन है हैरोल्ड लैसवेल। किसके द्वारा दिया गया था मास कम्युनिकेशन में ग्लोबल विलेज का टर्म? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए, जो ग्लोबल विलेज का जो टर्म था ना, ये मास कम्युनिकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था मार्शल मैकलुहन द्वारा। याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन ग्लोबल विलेज, मार्शल मैकलुहन। देखिए, मार्शल मैकलुहन ने ये टर्म ग्लोबल विलेज कॉइन किया था, क्या डिस्क्राइब करने के लिए? टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। स्पेशली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को जो है एक इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट प्लेस बना दिया है। आज आप देखते हो ना
ये कैसे हम इंटरनेट के माध्यम से आपस में कनेक्ट कर लेते हैं और डिपेंडेंट भी हैं कई चीज़ों के, कई टेक्नोलॉजी। देखिए फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ये सभी अमेरिका की कंपनीज है। अगर उन्होंने ये कंपनीज आपके यहाँ नहीं चलाई तो फिर ये आप तो डिपेंडेंट हो चुके हो ना इनके ऊपर। तो ये इंटर डिपेंडेंट प्लेस बन गया है। और एकदम सेम ऐसा ही एक छोटे से गाँव में होता है। एक छोटा गांव है जहाँ पर बाहर से कुछ ज़्यादा उसका कांटेक्ट नहीं है, तो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर टास्क के लिए ये असाइंड है, ये पर्सन जो है इन्होंने, ये बहुत अच्छे कवि हैं, ये एक बहुत अच्छे जो है वो राइटर हैं। तो वो क्या है, वो वैसा ही एक विलेज ही जो है, ग्लोबल विलेज है ना, वैश्विक गांव जिसे हम कह सकते हैं, वैश्विक ग्राम कह सकते हैं। ये मास कम्युनिकेशन में ये टर्म जो है ना मार्शल मैकलुहन ने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए यही इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि ये टर्म भी क्या होता है ये समझ में आ गया हो, और इसके साथ साथ किसने कॉइन किया था ये भी समझ में आ गया हो, है ना। पांचवा प्रश्न हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। बताइए ग्राउंडेड थ्योरी का जो विशेषता है वो इनमें से कौन सबसे अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। पहला ऑप्शन है डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली, है ना, यानी कि जहाँ पर हम हिंदी ऑप्शन भी देख लेते हैं, डेटा संग्रह और विश्लेषण एक साथ होते हैं। दूसरा ऑप्शन है डेटा संग्रह से पहले परिकल्पना बनाई जाती है, हाइपोथेसिस फॉर्म किया जाता है डेटा कलेक्शन से पहले। सैद्धांतिक सैम्पलिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि थियोरेटिकल सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। और अवधारणाएं डेटा से उभरती हैं, कॉन्सेप्ट्स इमर्ज फ्रॉम डेटा। बताइए इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं ग्राउंडेड थ्योरी की। ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। देखिए आपको मालूम होना चाहिए, ग्राउंडेड थ्योरी हमने पढ़ा भी है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा सबसे पहले तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और इसके बाद से मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना आपके साथ कि क्या होता है ग्राउंडेड थ्योरी, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो देखिए ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में अगर बात करते हैं, एक रिसर्च मेथड होता है ना ग्राउंडेड थ्योरी। ये एक अनुसंधान की प्रक्रिया, रिसर्च मेथड है, जहाँ पर थ्योरी इमर्ज होते हैं इंडक्टिवली डेटा से, है ना। इंडक्टिवली जो है डेटा से थ्योरी इमर्ज होते हैं। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस जो है ना ये साइमल्टेनियसली होता है। तो एक कोर फीचर है ये ग्राउंडेड थ्योरी का, डेटा कलेक्शन और एनालिसिस, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा ए ऑप्शन। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग को यूज़ करना, रिसर्चर जो है ना वो एडिशनल डेटा को कलेक्ट करते हैं रिफाइन करने के लिए कैटेगरीज को, है ना। तो इसलिए ये जो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है ये यूज़ होता है। हाइपोथेसिस को डेटा कलेक्शन से पहले जो है फॉर्म करने के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं ना तो ये इनकरेक्ट है। ग्राउंडेड थ्योरी अवॉइड करता है प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस को, याद रखिएगा। पहले से इसमें कोई भी हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं होता, प्री डिफाइंड हाइपोथेसिस या परिकल्पना नहीं होता है इसमें ग्राउंडेड थ्योरी में, क्योंकि नाम ही है ग्राउंडेड थ्योरी। बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें हमारी ही होती हैं जो भी हम कलेक्ट करते हैं वहाँ पर। तो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग तो यूज किया ही जाता है, एडिशनल डेटा को रिसर्चर्स कलेक्ट करते हैं इमर्जिंग कैटेगरीज को रिफाइन करने के लिए। और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो डेटा से ही इमर्ज होते हैं, क्योंकि हमने ग्राउंडेड थ्योरी की बात की है। तो जो भी डेटा हमारे पास है वही से अवधारणाएं आएंगी। डेटा ड्रिवन होगा, हाइपोथेसिस ड्रिवन नहीं होगा। जो हमारे पास डेटा है उसी के बेसिस पे हम जो भी यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे वो निकलेगा। यानी ए, सी और डी, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए, सी एंड डी ओनली, है ना। तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों, और जो आपकी चाहत थी कि भाई PYQ कराइए सर, PYQ कराइए, तो लीजिए आपके सामने PYQ लेके आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, है ना। और देखिए अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कभी रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, चाहे वो PYQs हो चाहे MCQ हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। देखिए ओवरऑल क्या होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आप जो है अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन में, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। छठा प्रश्न हमारा स्टार्ट हो चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। सांस्कृतिक अंतराल की अवधारणा को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा वर्णित करता है। पहला ऑप्शन है रैपिड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्रिएट सोशल डिस्कंटेंट, तीव्र तकनीकी प्रगति सामाजिक असंतोष पैदा करती है। दूसरा ऑप्शन है मटेरियल कल्चर चेंजेस फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर, यानी भौतिक संस्कृति गैर भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से बदलती है। तीसरा ऑप्शन है नॉन मटेरियल कल्चर इवॉल्व्स फास्टर देन मटेरियल कल्चर, यानी गैर भौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की तुलना में तेजी से विकसित होती है। या फिर चौथा ऑप्शन है कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन टू नेशंस कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी दो देशों के बीच सांस्कृतिक अंतर संघर्षों का कारण बनते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कल्चरल लैग की कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना आपके साथ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए अगर हम कल्चरल लैग के बारे में बात करें ना, तो एक ऐसा फिनोमेना होता है, ये एक ऐसी घटना होती है जहाँ पर जो मटेरियल कल्चर होता है,
अच्छा, मटेरियल कल्चर आप कहेंगे क्या होता है? तो मटेरियल कल्चर को आप माया के नाम से जानते हैं, है ना? लोग कहते हैं ना कि मोह माया से दूर रहो, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, ये मटेरियल कल्चर हो गया, कोई भी टूल्स हो गया, ये मटेरियल कल्चर हो गया आपका। तो ये अगर नॉन मटेरियल कल्चर से, जैसे हमारा जो बिलीफ है, हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारा जो एथिक्स है, हमारा वैल्यू है, अगर इससे ज़्यादा तेज़ी से मटेरियल कल्चर चेंज होने लगे, है ना, तो इससे एक पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि सोशल मीडिया मटेरियल कल्चर है। जो आप सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह ये सब देखते हैं ना, तो आपका ये मटेरियल कल्चर है। तो अगर मटेरियल कल्चर जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो सोसाइटी है हमारी, उसमें जो अलग अलग नॉर्म्स हैं जो कि नॉन मटेरियल कल्चर है ना, जैसे पूजा पाठ है, जो हमारा साहित्य जो अभी तक बना हुआ आया है, ये अगर धीरे हो रहा है तो ये आउटपेस कर देगा, है ना, नॉन मटेरियल कल्चर को, है ना। सोशल मीडिया जो है ये आउटपेस कर देगा इसको, और इसी को हम कल्चरल लैग कहते हैं। मतलब जो हमारा कल्चर है वो कहीं ना कहीं लैग, जैसे आपको मोबाइल लैग होता है, मतलब क्या होता है, रुक जाता है, वैसे ही आपका जो कल्चर है ना वो पीछे रह गया। सोशल मीडिया काफ़ी आगे निकल चुका है, आज की डेट में यही तो देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मटेरियल कल्चर चेंजेज फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर, इसी को हम कल्चरल लैग कहते हैं, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। विच पैराडाइम ऑफ रिसर्च एम्फेसाइजेज सब्जेक्टिविटी एंड मल्टीपल रियलिटी। अभी हमने बात किया इसके बारे में, तो आई होप कि आपको याद होगा, है ना। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर मैं चाहूँगा कि सभी लोग सही दें, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। सबके उत्तर सही आने चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, क्योंकि मैंने किसने कॉइन किया था ये टर्म ये मैंने बता दिया है, लेकिन वो टर्म क्या था वापस से आपको अपने दिमाग पे जोर डालना है और बताना है। पहला ऑप्शन है पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, दूसरा ऑप्शन है पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, तीसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम, या फिर चौथा ऑप्शन है क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम। तो बताइए क्या होगा? पॉजिटिविस्ट प्रतिमान, पोस्ट पॉजिटिविस्ट प्रतिमान, इंटरप्रेटिविस्ट प्रतिमान, या क्रिटिकल थ्योरी प्रतिमान? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या होगा? हमने डिस्कस किया था अभी, है ना। देखिए, जो सही इसका उत्तर होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्टिविटी के बारे में, मल्टीपल रियलिटी, एक जो भी चीज़ है उसके कई सत्य हो सकते हैं, कई रियलिटीज़ हो सकती हैं, वास्तविकता जो है वो अलग अलग हो सकता है, व्यक्तिपरकता हो सकती है, सब्जेक्टिविटी हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे आपका थर्ड ऑप्शन इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम। इंटरप्रेटिविस्ट पैराडाइम फोकस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझने में, मल्टीपल रियलिटीज़ को समझने में, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन करने में, है ना। संदर्भ आधारित अगर हम व्याख्यान करें, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन अगर हम करें, तो इसको हम कहते हैं। अगर हम पॉजिटिविस्ट पैराडाइम के बारे में बात करें तो ये ऑब्जेक्टिविटी और सिंगल रियलिटी के बारे में बात करता है ना। ऑब्जेक्टिविटी और सिंगल रियलिटी के बारे में बात होता है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट के बारे में बात करें तो ये अलाउ करता है सब्जेक्टिविटी के लिए, लेकिन फिर भी ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो अंडरलाइंग होता है उसको अज्यूम करता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम फोकस करता है पावर डायनेमिक्स पे, सोसाइटल क्रिटिक पे, है ना। पावर डायनेमिक्स हमने पढ़ा हुआ है, तो इसके ऊपर फोकस करता है। जो भी आपको कॉन्सेप्ट लगे कि वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर एक फोकस्ड ग्रुप बना हुआ है हमारा, प्रतीक सर डाउट ग्रुप करके, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको मदद करूँगा। आपको नोट्स चाहिए किसी भी चीज़ का, कोई भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, वो मैं वहाँ पर आपको समझा दूंगा, है ना। जैसे आपको मान लीजिए क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम नहीं समझ में आया, तो ये वहाँ पर आप पूछ लीजिए कि सर क्रिटिकल थ्योरी पैराडाइम क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। और अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एंड कूल मीडिया। ये भी आपका PYQ है, PYQ तो सभी ही हैं। तो हॉट एंड कूल मीडिया से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचारक हॉट और कूल मीडिया को अवधारणा संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है आपका। पहला ऑप्शन है हेरोल्ड लैसवेल, दूसरा ऑप्शन है डेनिस मैकवेल, तीसरा ऑप्शन है मार्शल मैकलूहन, या फिर चौथा ऑप्शन है विल्बर स्क्रैम। तो बताइए इनमें से कौन से थिंकर्स को हम एसोसिएट करते हैं हॉट और कूल मीडिया के कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। देखिए, अगर हम हॉट और कूल मीडिया के बारे में बात करें ना, तो नाम हमारे सामने जो याद आना चाहिए वो होता है मार्शल मैकलूहन। यही इसका सही उत्तर होगा। ये डिफ्रेंशिएट किया था इन्होंने, है ना। इन्होंने इसका विभाजन भी किया था, डिफ्रेंशिएट भी किया था। हॉट मीडिया बताया था इन्होंने, जैसे एग्जांपल दिया था इन्होंने कि रेडियो और जो किताबें हैं
बुक्स हैं, ये हॉट मीडिया हैं, क्योंकि ये हाई डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, है ना, बहुत ही अच्छे से क्रिस्प वे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, हाई डेफिनेशन इन्फॉर्मेशन देते हैं, जहाँ पर ऑडियंस का जो पार्टिसिपेशन है ना उसकी बहुत कम ज़रूरत होती है, ऑडियंस पार्टिसिपेशन का बहुत ही जो कम ज़रूरत होता है। वही कूल मीडिया जो होता है ना, तो कूल मीडिया क्या है, जैसे टेलीविज़न हो गया आपका, जैसे कोई भी टीवी शो कन्वर्सेशन हो रहा है जहाँ पर एक्टिव इंगेजमेंट की आवश्यकता है, वहाँ पर आप एंगेज्ड रहेंगे, ऑडियंस का इंटरप्रिटेशन भी शामिल होता है, तो वो कूल मीडिया हो गया, है ना। तो आप सोशल मीडिया को कूल मीडिया मान सकते हैं, और जो भी न्यूज़ चैनल्स वगैरह हैं जो ज़्यादातर वन वे होते हैं वो हॉट मीडिया हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मार्शल मैकलुहन ने दिया था, है ना। तो याद रखिएगा, इनका नाम हॉट और कूल मीडिया के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंच चुके हैं। विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी डील्स विद द आइडिया दैट ओल्डर मेमोरीज कैन इंटरफेयर विद द रिकॉल ऑफ न्यूअर वंस। मनोविज्ञान की कौन सी अवधारणा से इस विचार संबंधित है कि पुरानी यादें नई यादों को याद करने में बाधा डाल सकती हैं। उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से हमने देखा है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो हो जाएगा प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रगतिशील हस्तक्षेप। लेकिन अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, विच कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी डील्स विद द आइडिया दैट, ये ओल्डर की जगह पे अगर मैं न्यूअर कर दूं, न्यूअर मेमोरीज कैन इंटरफेयर विद द रिकॉल ऑफ ओल्डर वंस, अगर ये कर दूं तो बताइए कमेंट सेक्शन में जाके। इसका आंसर आपको नहीं देना है कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जो मैंने अभी किया है इसको चेंज करके, इसका क्या होगा सही उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, और इन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन है ना। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब हम पिछले जो भी इन्फॉर्मेशन जब हमने याद किया है वो नए लर्निंग को अगर हमारे डिस्टर्ब करे। जैसे कोई भी नया पासवर्ड आप याद नहीं कर पा रहे क्योंकि पुराना वाला आपको बार बार याद आ रहा है, तो ये होगा, है ना। जो मैंने आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, जो मैंने मॉडिफाई किया, न्यूअर मेमोरीज कैन इंटरफेयर विद द रिकॉल ऑफ ओल्डर वंस, तो ये होगा आपका ये फर्स्ट ऑप्शन, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, पुनः सक्रिय हस्तक्षेप, है ना। इसमें जो हमारा न्यूअर इन्फॉर्मेशन है ये ओवरराइड कर देता है ओल्डर मेमोरीज को, तो ये होगा इसका। बाकी सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी जो होता है ना, तो एपिसोडिक मेमोरी जो है ये कोई कोई एपिसोड, कोई कोई प्रकरण ऐसा है जो आपको बिल्कुल ही याद आ जाता है, वो इंटरफेयर कर देता है, तो वो उससे रिलेटेड है। सिमेंटिक मेमोरी मीनिंग मेकिंग से रिलेटेड है ना। तो ये दोनों नहीं होगा इसका। और जो दो क्वेश्चन हमने इसी में कर लिए, एक तो वो पहले वाला क्वेश्चन है प्रोएक्टिव वाला जो मैंने पूछा आपसे, उसका रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, है ना। अब हम आ चुके हैं 10वें प्रश्न पर। यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो देखिए, आप सीरियस तो हैं और सीरियस होना भी पड़ेगा, अब टाइम बचा नहीं है, 10 दिन का समय बचा हुआ है, तो बिल्कुल ही जो है जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है चैनल पर, बिल्कुल जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है, और जुड़ा करिए बिल्कुल सीरियस होकर इन सेशन से, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सेशंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो को लाइक नहीं किया, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसोर्स डिजाइन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक शोध डिजाइन की एक प्रमुख विशेषता है। पहला ऑप्शन है कलेक्ट डेटा एट वन पॉइंट एट टाइम, एक समय बिंदु पर डेटा एकत्र करता है। स्टडीज द सेम सब्जेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक समान विषयों का अध्ययन करता है। तीसरा ऑप्शन है फोकसेज ऑन एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन, प्रयोगात्मक हेरफेर पर ध्यान केंद्रित करता है। या फिर एग्जामिन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ओनली, केवल कारण और प्रभाव संबंधों की जांच करता है। तो बताइए कौन सा होगा एक की फीचर लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन का। देखिए, आपको पता ही है, मैंने आपको बार बार बताया, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, इनको हम लंबे समय तक स्टडी करते हैं और उनके अंदर क्या चेंजेज आ रहे हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व चेंजेस, हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च हम इसको कहते हैं, है ना। तो यानी कि ऑप्शन 1 अगर हम कहें कलेक्ट्स डेटा एट वन पॉइंट इन टाइम, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम कहते हैं, याद रखिएगा, ये क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होता है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, जहाँ पर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्ट करते हैं डेटा को, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेम सब्जेक्ट ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, लंबे समय तक समान विषयों का अध्ययन करता है। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन के ऊपर फोकस करता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो जाएगा, है ना। और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे अगर फोकस करता है तो स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये भी एक्सपेरिमेंटल ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आज के ये 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया हो, यहाँ पर आपका आंसर की है, और ये पर्टिकुलर जो PDF है ये आपको प्राप्त होगा रात को 10 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानस्थली क्लासेस पे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है, अगर आप एक स्पेसिफिक स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आपको आपके सभी डाउट्स के वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, और मैं एक्टिव रहता हूँ उस ग्रुप में, काफ़ी एक फोकस्ड ग्रुप है हमारा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको मैं लिंक दे दूँगा। बाकी
आज का ये सेशन कैसा लगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन कैसा लगा, जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।